Hello and welcome all to another session of Legal Reasoning. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. So guys, if you have seen my previous sessions, तो आपको उसमें पता होगा I have discussed legal reasoning ऑन वेरियस टॉपिक्स टॉट्स में डिस्कस किया हमने, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कस किया, क्रिमिनल लॉ, एंड इन द लास्ट सेशन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. लेट अस कंटिन्यू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन. नाउ देखो यहाँ पे अब आपके क्वेश्चंस कौन से आ गए हैं, एजर्शन रीजंस के क्वेश्चंस आ गए हैं. पहले भी हमने डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे एक एजर्शन दिया गया है आपको और उसके बेस पे एक रीज़न दिया गया है जहाँ पे आपको ये बताना है कि वेदर बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन और नॉट, या दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं कि एजर्शन भी राइट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट a correct explanation of assertion, or assertion is true, reason is false, or assertion is false, reason is true. So let us see what is the assertion. असर्शन क्या कह रहा है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. देखो ये बहुत इजी है. अगर अब आपको ये पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था, तो आपको ये पता होगा कि ये असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है. इज इट क्लियर? सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 26 नवंबर 1949. और ये आपको कहाँ पे दिया गया है? क्लियरली प्रीएम्बल में बताया गया है, जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का. इज इट क्लियर? तो वहाँ पे आपको उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था. नाउ रीज़न क्या है? लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर. तो ये भी हमें पता है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था उस दिन लॉ डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो 26 नवंबर हर साल लॉ डे सेलिब्रेट किया जाता है. इज इट क्लियर? नाउ सी, अभी आपको पता है कि आपका एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इज़ इट क्लियर गाइस? नेक्स्ट फिर से एजर्शन रीज़न के क्वेश्चन आ गए हैं. एजर्शन क्या कह रहा है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes or away or abridges the right conferred by Part 3, that is fundamental rights, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. Is it clear? यहाँ पे क्या है, अब ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर स्टेट हैज़ अ राइट टू मेक लॉ, लेकिन स्टेट वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जिससे सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स उनसे ली जा रही हैं, तो ऐसा कोई लॉ नहीं. अगर वो स्टेट ऐसा कोई लॉ भी बना रही है तो वो क्या होगा? वो लॉ वॉइड होगा. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? तो यही आपका एजर्शन है. नाउ तो ये इट इज़, अब आपकी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एजर्शन है, बिल्कुल सही है कि स्टेट है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो जिससे आपकी फंडामेंटल राइट्स ली जा रही हैं आपसे, और अगर ऐसा कोई लॉ बन भी गया है तो उतना वो वॉइड होगा जो कि फंडामेंटल राइट्स ले गया. रीज़न क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स रिजर्व्ड बाय द पीपल एंड फॉर दिस रीज़न दे आर एटर्नल एंड सैक्रोसैंक्ट. फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स हैं रिजर्व्ड बाय द पीपल एंड फॉर दिस रीज़न दे आर एटर्नल एंड सा. ऐसा नहीं है. इज इट क्लियर? इट इज़ नथिंग. ये जो आपका है आर्टिकल 13 में प्रोवाइड किया गया है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ओनली आपका असर्शन करेक्ट है, रीज़न इज़ रॉन्ग. सो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? थर्ड ऑप्शन आएगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. इज इट क्लियर? सो इट इज़ नॉट. सो यहाँ पे आपका जो एजर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ रॉन्ग. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे रीज़न ये नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर रिजर्व्ड बाय द पीपल, सो उसका इसलिए वो एटर्नल और सैक्रोसैंक्ट है, नथिंग लाइक दैट. सो हेयर ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगेन असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस. सो यहाँ पे असर्शन क्या है आपका कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के पार्ट 4 में आपको दिए हैं. अब एवरीबडी नोज़ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, ये इन्फोर्सेबल नहीं है. दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स आपकी इन्फोर्सेबल हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉन जुडिशियल, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. लेकिन जो वहाँ पे प्रिंसिपल्स लेड डाउन
डाउन किए गए हैं, DPSPs ले डाउन की गई हैं, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करें जब वो लॉ बना रहे हैं। इज इट क्लियर? जब भी लॉ बना रहे हैं तो स्टेट की ड्यूटी है उन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करें। इज इट क्लियर? सो दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो एजर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखते हैं हम। Directive principles of state policy and fundamental rights both are complementary to each other, but in case of any controversy, fundamental rights will prevail. Is it clear? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट अगर कंट्रोवर्सी हो जाए दोनों में तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आप देखो आपका एजर्शन सही करेक्ट था। रीज़न देखो दोनों, इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो वो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करती हैं। तो नाउ रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का? तो हेयर रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। सो आंसर इज़ फर्स्ट, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज इट क्लियर? See the next 21st. Now assertion क्या है इसमें? All minorities whether based on religion or language, ऑल माइनॉरिटीज़ चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड है या लैंग्वेज पे बेस्ड है, शैल हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको कहाँ पे दी गई है? सेक्शन आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया गया है। तो आपका अगर आपको आर्टिकल 19 और 30 पता है तो ईजिली यू कैन मेक आउट कि एजर्शन जो हमें दिया है, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज दे हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इज इट क्लियर? नाउ सी व्हाट इज़ द रीज़न। रीज़न क्या है? इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटीज़, institutions established by the minorities, they are not entitled to government aid and government is not under an obligation to give aid. is it clear? reason क्या है कि जो institutions हैं उन्होंने अगर जो इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश किए हैं उनको ये नहीं है कि उनको गवर्नमेंट एड मिलेगा ही मिलेगा, गवर्नमेंट कोई ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है कि उनको एड वो दे। इज इट क्लियर? तो इवन आपका रीज़न भी करेक्ट है। नाउ सी वेदर रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन और नॉट। तो यहाँ पे क्या उनकी राइट वो नहीं ले रहे हैं। इज इट क्लियर? उन इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं उनकी यहाँ पे राइट्स नहीं ले रहे हैं, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द गवर्नमेंट एड एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट एन अंडर obligation to give the aid. So answer is both A and R individually true and R is the correct explanation of A. Is it clear? नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? 22nd अगेन असर्शन रीज़न के क्वेश्चन है यहाँ पे। असर्शन देखिए क्या है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। right to move the Supreme Court under Article 32 of the Constitution by appropriate proceedings for the enforcement of a fundamental right. इज इट क्लियर? क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राइट है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इज इट क्लियर? ये हमें पता है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं तो आप कहाँ पे रिट फाइल करते हो? अंडर आर्टिकल 32। इज इट 32 सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है। इज इट क्लियर? तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपका असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेट अस सी द रीज़न। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इवन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इज इट क्लियर? तो रीज़न भी करेक्ट है एंड रीज़न इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वे। इज इट क्लियर? असर्शन तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 23rd असर्शन क्या है आपका? इफ़ द बजट प्रेजेंटेड टू दी राज्यसभा, ठीक है, अगर एक बजट है राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है और वो स्टिपुलेटेड पीरियड में पास भी नहीं किया गया तो बजट प्रपोजल्स आर नॉट अफेक्टेड। इज इट क्लियर? तो रीज़न देखिए, लोकसभा इज़ मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स देन राज्यसभा।
अब पहले मैं आपको एजर्शन एक्सप्लेन कर दूँ। एजर्शन क्या है कि अगर बजट राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है और एक टाइम में वो नहीं पास किया गया तो बजट प्रपोजल्स आर नॉट अफेक्टेड। ऐसा नहीं है, बजट प्रपोजल अफेक्ट किए जाएंगे क्योंकि राज्य जहाँ पे प्रेजेंट किया गया था वहाँ पास नहीं हुआ एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, सो बजट प्रपोजल्स दे आर अफेक्टेड। इसलिए तो असर्शन आपका यहाँ बिल्कुल गलत है। रीज़न देखते हैं क्या है। लोकसभा इज़ मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स देन राज्यसभा। इसलिए ये बिल्कुल सही है क्योंकि मनी बिल्स हैं, जैसे कि आपके मनी बिल हैं वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, लोकसभा में होते हैं। अदरवाइज़ कोई भी बिल है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट मनी बिल है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सो लोकसभा इज़ मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स देन राज्यसभा। अब यहाँ पे आपका एजर्शन गलत है और रीज़न ट्रू है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, freedom of speech is the most important civil liberty of people in a democratic polity। इज इट क्लियर कि जो हमारे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है वो सबसे ज़्यादा सिविल लिबर्टी है पीपल की इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। नाउ रीज़न, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपकी। रीज़न क्या है, स्टेट कैन रेगुलेट फ्री स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये भी सिंपल है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हैं और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे आपको प्रियम्बल का दिया गया है कि यहाँ पे ये देखो आपको 4 वो दी गई हैं स्टेटमेंट्स और 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देन यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। सी एट योर स्क्रीन्स, लुक एट योर स्क्रीन्स, 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दी गई हैं और यू हैव टू चूज़ कि ये जो आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन सी आपकी प्रियम्बल में है। तो उसके लिए आपको प्रियम्बल इज़ वेरी नेसेसरी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह सकते हो आप, इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर किसी स्टैच्यू का, दैट यूजली स्टेट्स द रीज़न फॉर एन इंटेंट टू द लॉ। इज इट क्लियर? सो इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी फैक्ट। क्लियर? तो अब ये प्रियम्बल जो आपका है, प्रियम्बल पे क्या कवर किया गया है। प्रियम्बल में आपको बताया है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द लेजिस्लेटर्स टू मेक द लॉ। इज इट क्लियर? सो आई विल जस्ट रीड आउट द प्रियम्बल फॉर यू, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रियम्बल में क्या है। इज इट क्लियर? So see, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. Basically, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या, justice, social, economic, polity, लिबर्टी ऑफ, आप देखो यहाँ पे ये भी है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप भी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी है, एंड टू प्रमोट अमंग देम द फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चारों हैं। देखिए हम 5th पॉइंट क्या है यहाँ पे, 5th है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो 5th भी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आपके सारे के सारे हैं। नाउ अब ये क्या है, अब आपको ये बता दिया है यहाँ पे कि ये क्लियर हो गया है। 5 के 5 जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे वो सारी की सारी प्रियम्बल में है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रियम्बल। तो गाइज इसके लिए आपको प्रियम्बल लर्न करना पड़ेगा कि पहले क्या आ रहा है। इज इट क्लियर? सो अब देखो मैं अगेन रीड कर रही हूँ, देन यू हैव टू टेल मी द आंसर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, liberty, is justice, social and political। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, 3rd पॉइंट आता है, then liberty of thought, expression, belief, faith and worship, then second, so first, third, then second point।
Then equality of status and opportunity 3-1 and to promote fraternity assuring the dignity of the individual. तो थर्ड, सेकेंड, 1 and 4 और लास्ट में फिर आपका आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो अब आपका देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड, सेकेंड, 1, 4, 5। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? दैट इज़ बी ऑप्शन, थर्ड, सेकेंड, 1, 4, 5। इज इट क्लियर गाइज? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इज इट क्लियर? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल दी चिल्ड्रन ऑफ द एजेस 6 to 14 ईयर्स। अब आप ये बताइए, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की, व्हाट इट इज़? इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, अब इनका तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। सो यू हैव टू लर्न दी फंडामेंटल राइट्स कौन सी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, जो कि पार्ट 4A में दी गई है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन सी हैं। इज इट क्लियर? फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच आर गिवन अंडर पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि ये जो आपकी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है बच्चों के लिए ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, वो क्या है? फर्स्ट, क्या फंडामेंटल राइट है? नो। अगर आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन सी हैं, वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स आती हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटी, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ फंडामेंटल राइट विच हाउएवर कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली इफ द स्टेट्स मेक एन इनेबलिंग सेक्शन। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। इज इट क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी, सो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, और ये 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अफर्मेटिव एक्शन कनोट्स, अफर्मेटिव एक्शन ना, अफर्मेटिव सबको पता है कि इट मीन्स पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या डिनोट करता है अब आपका? सी यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू सी कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू हेल्प सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, measures taken by the state to help the social disadvantages group। इज इट क्लियर? तो ये है वेदर द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें क्लियरली बताया है कि स्टेट दे कैन टेक द मेजर्स टू हेल्प द सोशल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये भी है कि ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन के लिए, तो वो पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट नेगेटिव। थर्ड, स्ट्रिक्ट कोटाज फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन स्कूल, कॉलेजेस, एडमिशन्स एंड जॉब। तो ये भी है, उनके लिए कोटाज भी हैं। तो व्हाट इज़ दिस? तो आपका आंसर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर, दैट इज़ 1, 2, 3। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है आपका कि जो फेडरलिज्म है वो क्या इम्प्लाई करता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच एम्बॉडीज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड नंबर ऑफ रीजनल अथॉरिटीज़। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फेडरलिज्म क्या इम्प्लाई करता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच एम्बॉडीज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन अ सेंट्रल एंड नंबर ऑफ रीजनल अथॉरिटीज़। सेकेंड क्या है आपका? Federalism implies a system of government which embodies the division of powers between legislators, executive, judiciary। नहीं है, वो क्या इम्प्लाई करता है? वो इम्प्लाई करता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड नंबर ऑफ रीजनल अथॉरिटीज़। सी ऑप्शन क्या है? फेडरलिज्म इम्प्लाइज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच एम्बॉडीज पार्लियामेंट्री सुप्रीम। ये भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव। तो आपका जो आंसर है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, फेडरलिज्म इम्प्लाइज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच एम्बॉडीज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड नंबर ऑफ रीजनल अथॉरिटीज़। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट
verdict pronounced by Justice Markandeya Katchu and Justice ज्ञान सुधा मिश्रा. इज इट क्लियर? एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट था जो कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने प्रोनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट को अपील दिया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ हज सब्सिडी. इज इट क्लियर? Now Muslims are not only beneficiaries of secular state generosity, Hindus have also received substantial financial support from the government. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिर्फ आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में अपना क्या अपेंड किया? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द हज सब्सिडी. इज इट क्लियर? सो आंसर 1. नेक्स्ट, मैच द शेड्यूल 1 and 2 and choose the appropriate schedule. एग्जैक्टली अब आपको 2 शेड्यूल्स दिए हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2. तो अब आपको यहाँ पे देखो क्या दिया गया है. शेड्यूल 1 में कॉन्करेंट लिस्ट, रूल ऑफ लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड. और आपको यहाँ पे जो शेड्यूल 2 है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए डिफरेंट कंट्रीज़ के, जिसमें आपको अब ये मैच करना है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली गई है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरो किए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड कहाँ से. इज इट क्लियर? अब ये है कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने बोरो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी कंट्री से बोरो भी किया है. तो जो हमारे पास वी हैव 3 लिस्ट अंडर शेड्यूल 7. इज इट क्लियर? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हमें दिए गए हैं, तो वहाँ पे स्टेट शेड्यूल 7 में वी हैव बिन गिवन 3 लिस्ट, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. तो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहाँ से बोरो की गई है? कॉन्करेंट लिस्ट इज़ बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इज इट क्लियर? तो कॉन्करेंट लिस्ट आपका पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया. इज इट क्लियर? देन रूल ऑफ लॉ आपका कहाँ से बोरो किया गया? सेकंड जो है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ, और वो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. थर्ड आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दैट इज़ बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. इज इट क्लियर? एंड लास्ट इज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड, जो कि जापान से बोरो किया गया है. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए अब? सी 1 2 3 4. तो आंसर आपका यहाँ पे देखो कौन सी है. फर्स्ट का 4 था, सेकंड का 3rd, थर्ड का 2nd, फोर्थ का 1. तो आपका आंसर यहाँ पे 4th ऑप्शन होना चाहिए. इज इट क्लियर? दैट इज़ डी ऑप्शन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 31 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट. इज इट क्लियर? कंसीडर द स्टेटमेंट्स, और उसमें आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो फर्स्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 19 में दिया है, इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड हो रहा है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड. इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन. अब यहाँ पे आप देखो वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ट्रेड एंड प्रोफेशन आपको आर्टिकल 19 में भी दिया है, लेकिन अब यहाँ पे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में है, उसमें भी आपको दिया हुआ है कि आपकी जो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन इंक्लूड होता है. इज इट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. फोर्थ, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस इंक्लूड्स द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस बाय द सिख. ये मैंने आपको करवाया था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो आपकी गलत कौन सी है? दैट इज़ थर्ड स्टेटमेंट, राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका 32 वो क्या है? अब राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स में है? ये क्लियर है. आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहाँ पे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं. 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ. इज इट क्लियर? देन 15 आपका डिस्क्रिमिनेशन पे है, 16 भी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, और 17 आपका अनटचेबिलिटी है. 18 आपका क्या है? इट इज़ रिगार्डिंग द राइट टू एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है दैट इज़ 33. 33 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सॉरी गाइज.
And this is the last question of constitution. Mr. Samay was severely hurt while working in his factory and fell unconscious. Is it clear? Mr. Samay was severely hurt while working in his factory and fell unconscious. He was rushed to a hospital by his fellow workers. He was rushed to a hospital by his fellow workers. In the hospital at emergency or casualty wards. In the hospital at emergency or casualty wards, the doctors opined that he should be operated immediately. While conducting the preliminary examination, he was found to be a HIV positive. Is it clear? He was found to be a HIV positive. So doctors ने क्या किया, are in dilemma regarding what should they do first. Is it clear? तो अब यहाँ पे क्या है कि अब उसको जब एग्जामिन कर रहे थे उसको HIV पॉजिटिव भी फाउंड हुए, तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए, डायलेमा में है कि व्हाट दे शुड डू फर्स्ट. तो यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. फॉर सी, डॉक्टर शुड ऑपरेट फर्स्ट. अब यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है डॉक्टर की कि वो उसको उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करें पहले. इज इट क्लियर? डॉक्टर शुड ऑपरेट फर्स्ट? नो. डॉक्टर शुड इन्फॉर्म हिज फैमिली मेम्बर्स. डॉक्टर शुड इन्फॉर्म हिज एम्प्लॉयर्स में फैमिली मेम्बर्स आएंगे पहले. डॉक्टर शुड नॉट इन्फॉर्म एनीवन बिकॉज इट वुड वायलेट पेशेंट्स राइट्स ऑफ प्राइवेसी. नो. यहाँ पे डॉक्टर को गुड फेथ में उन्हें बताना ही पड़ेगा उनके फैमिली मेम्बर्स को. सो आंसर आपका क्या आएगा? बी ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर शुड इन्फॉर्म हिज फैमिली मेम्बर्स. इज इट क्लियर गाइज? So guys, and this was about the constitution. Now in the next lecture I will be considering legal reasoning regarding other important laws जो यहाँ पे कवर नहीं किए गए हैं. इज इट क्लियर? जैसे आपके हिंदू लॉ हो गया, कुछ इंटरनेशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, या कोई और लॉज हो गए हैं. इज इट क्लियर? थैंक यू गाइज.